नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 8th सिविक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3rd। दोस्तों, इससे पहले हमने अपनी इसी एनसीईआरटी के 4 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। इसके वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे इसके 5वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है न्यायपालिका। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो 4th चैप्टर किया था उसका नाम था कानूनों की समझ। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें सबसे ऊपर कौन है? कानून व्यवस्था है। तो कानून सभी के लिए समान है और सभी के लिए है। और जो न्यायपालिका है, ये हमने सरकार के अंग में देखा था। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग थे। तो ये न्यायपालिका उस सरकार का एक अंग है जो कि कानूनों को सुनिश्चित करने का या उनके लागू होने की सुनिश्चितता, या उनके लागू होने में कोई जो समस्या आती है और उनके पालन में कोई समस्या आती है, उसको समाधान का कार्य करती है। और इस न्यायिक व्यवस्था में लोगों के पास बहुत सारी अदालतों के विकल्प हैं, जिसमें वो अगर उनके किसी भी अधिकार का हनन होता है या कुछ भी इनजस्टिस होता है, अन्याय जैसी समस्या उत्पन्न होती है, तो वो लोग अदालत की शरण में जा सकते हैं। और सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते न्यायपालिका सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कानून का शासन होता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि अदालतों की आखिर ज़रूरत क्यों है, और हमारी जो न्यायपालिका की भारतीय लोकतंत्र में व्यवस्था बनाए रखने में एक अहम भूमिका है, और यह भूमिका वो इसलिए निभा पाती है क्योंकि वो स्वतंत्र है। तो हमारी जो न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम उसको भी देखेंगे। ये हमारा दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट है। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की भूमिका की, कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है लोकतंत्र में या किसी भी देश में। पर न्यायपालिका की भूमिका की, तो जो हमारी अदालतें हैं वो बहुत विभिन्न पक्षों पे फैसले सुनाती हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद समस्या न्यायालय में पहुंचती है, अदालत में पहुंचती है, तो उस पर वो फैसले सुनाती हैं। और वो विवाद किसी व्यक्ति के बीच में भी हो सकता है और किन्हीं राज्यों के बीच में भी हो सकता है। जैसे अदालतें फैसला दे सकती हैं कि शिक्षकों को छात्रों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, या फिर किसी भी राज्य के बीच में जो नदियों का विवाद है उस पर भी वो फैसला दे सकती हैं। और अगर हम मुख्य रूप से बात करें न्यायपालिका के कार्यों की भूमिका की, तो वो 2 टाइप के काम करती हैं। एक वो विवादों का निपटारा, यानी कि कोई भी मामला है जो अदालत में पहुंचता है उसका समस्या का समाधान करती है। और दूसरा वो न्यायिक समीक्षा करती है। न्यायिक समीक्षा मीन्स कानून की व्याख्या करने का काम करती है। कोई भी नियम जो बना हुआ है, लागू है, उसकी व्याख्या का काम करती है। न्यायिक व्याख्या का अर्थ होता है जो भी कानून, कोई भी कानून संसद द्वारा बनाया गया है, जो पहले से लागू है और वो वर्तमान परिस्थितियों में किसी का अहित कर रहा है या सही नहीं हो रहा है, किसी के हित में नहीं जा रहा है, या किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो फिर उसको रद्द करने का आदेश न्यायपालिका दे सकती है। इसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन का कार्य करती है। कानून की रक्षा यानी कि जो कोई कानून बना हुआ है तो उसके पालन को सुनिश्चित कराती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, उसके विपरीत कार्य किया है, तो फिर उसके दंड का प्रावधान है और उसकी जांच करके उसके लिए उपयुक्त दंड, उचित दंड की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा कराई जाती है। और न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन का कार्य करता है, यानी कि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, वो सारे व्यक्तियों को
प्राप्त हों उनका किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति किसी संस्था के द्वारा हनन ना किया जाए, उसको ना छीना जाए, उसका ये सुनिश्चित करती हैं। आपने क्लास 7th की NCERT में पढ़ा था कि जो स्वास्थ्य वाले चैप्टर में वहाँ पे देखा था कि हाकिम शेख नाम का एक व्यक्ति था जो ट्रेन से गिर गया था और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो हॉस्पिटल ने उसको हॉस्पिटल में बेड ना होने की वजह से उसको भर्ती नहीं किया। इसी तरीके से वो 7-8 हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों में जाता है और भर्ती नहीं करते हैं अस्पताल वाले उसको, तो वो एक निजी अस्पताल में अपना इलाज कराता है। लेकिन उसकी इस जो हॉस्पिटल्स के ऐसे रवैये को देख के वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है उनके खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जो फैसला सुनाती है कि जो आर्टिकल 21 है वो सभी को जीवन जीने का अधिकार देता है, तो किसी उसका जीवन कोई भी नहीं छीन सकता, और अगर हॉस्पिटल्स ने ऐसा किया था तो उसकी मृत्यु हो सकती थी, उसकी जान जा सकती थी, इसलिए फिर उनको उसका हर्जाना देना पड़ता है जो भी उसके इलाज में खर्चा है। तो इस तरीके से जो न्यायपालिका है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उसके क्रियान्वयन का कार्य करती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, कि आखिर कैसे पता चलेगा कोई न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो आपको पता है हमारे यहाँ जो शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि जो कार्यपालिका है और जो व्यवस्थापिका है न्यायपालिका है, सबके अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग कार्य हैं, वो बटी हुई हैं। तो कोई भी न्यायपालिका के कार्य में न कार्यपालिका न व्यवस्थापिका दखल नहीं दे सकती है। वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय सुनाती है और स्वतंत्र रूप से फैसले लेती है। कोई भी सरकार हो वो न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं देती है। जैसे कि अगर आप कल्पना करें कि कोई नेता जो है वो आपकी ज़मीन हथिया लेता है और जो आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं, व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें जो न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन नेताओं द्वारा किया जाता है ना, उनको पदच्युत करने का, उनकी सैलरी निर्धारित करने का और उनको रिटायर करने का, उनको भर्ती करने का अधिकार नेताओं के पास है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय जो न्यायपालिका है वो क्या निर्णय सुनाएगी अगर आप उसके खिलाफ शिकायत करते हैं कि वो आपकी ज़मीन हथिया ली है उसने। तो हो सकता है उस व्यवस्था में जो फैसला आए, अदालत जो फैसला करे वो हो सकता है नेता के पक्ष में हो, क्योंकि वहाँ पे उसको अपने पद को खोने का भय बना रहता है ना, निकाल दिए जाने का। इसीलिए इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए इसको सरकार से एकदम अलग और स्वतंत्र न्यायपालिका को रखा गया है, ताकि इस तरह की कोई समस्या ना हो और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकें, ताकि लोकतंत्र में सभी के हितों को सुनिश्चित किया जा सके। और इसीलिए जब भी किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो वो निसंकोच होकर न्यायालय की शरण में जा सकता है और इंसाफ की उम्मीद कर सकता है। अब हम बात करें भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। तो भारत में तो अगर हम अपने देश की बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको जो अदालतें हैं 3 स्तर पे देखने को मिल जाती हैं सामान्य रूप से, जिसमें जो सबसे नीचे होती है उसको हम लोग जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। और इस स्तर पे आपको बहुत सारी अदालतें देखने को मिल जाती हैं, यहाँ पे संख्या ज़्यादा है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है उसको हम लोग उच्च न्यायालय बोलते हैं। उच्च न्यायालय जो कि राज्य स्तर पे होता है। और सबसे ऊपर आता है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारी जो राजधानी भारत की दिल्ली में स्थित है और वो पूरे देश की एक ही है। तो यहाँ पे शीर्ष पे उच्चतम न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। उच्चतम न्यायालय में एक उच्च न्यायाधीश होंगे जो कि सभी अदालतों के मुखिया हैं, हेड होंगे सब उच्च न्यायालय में। और जो उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में भी जो प्रत्येक राज्य का अपना प्रतिनिधित्व करती है, वो अपने राज्य की सबसे ऊपर की अदालत होती है और जिसका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और जिला स्तर पे भी
एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं प्रत्येक जिला अदालत में, और ये अपने ज़िले के जो छोटे छोटे मामले हैं, सारी समस्याएं हैं, उनको देखने का काम जिला अदालतें करती हैं। यहाँ पे सारी जो उस ज़िले से रिलेटेड समस्याएं हैं, जो केसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहुँचती हैं, तो वहाँ पे उसका समाधान किया जाता है। उच्च न्यायालय में जो राज्य स्तर की समस्याएं होती हैं, या फिर जो लोग यहाँ से कोई भी फैसला जो जिला न्यायालय ने सुनाया है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर उससे ऊपर वाले में वो अपील कर सकता है उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त कर सकता है। अगर उच्च न्यायालय के फैसले में भी उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तो फिर वो उच्चतम न्यायालय में उसमें अपील कर सकता है, तो फिर उच्चतम न्यायालय उसके न्याय करता है। आप कहेंगे कि अगर उच्चतम न्यायालय में गया, किसी ने अपील की और कोई उच्चतम न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा? तो उस स्थिति में भी अपील की जा सकती है, जिसको पुनर्विचार याचिका कहते हैं, उसको डाला जा सकता है। तो उसमें उस फैसले पे पुनर्विचार किया जाता है। और फिर एक क्यूरेटिव याचिका होती है, उसको भी दायर कर सकते हैं। और अगर मामला ऐसा है कि जिसमें किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो गई है, मृत्युदंड सुना दिया गया है, तो उस स्थिति में फिर दया याचिका जो कि राष्ट्रपति को दी जाती है, राष्ट्रपति को दया याचिका भी दे सकते हैं। और दया याचिका जो कि जिसका जिक्र आर्टिकल 74 में है दया याचिका का, इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है या किसी की मृत्युदंड को उम्र कैद में परिवर्तित कर सकता है, और वो ऐसा मंत्रिमंडल की सलाह पे करता है, मंत्रिपरिषद की। अगर उच्च न्यायालयों की शुरुआत की तो सबसे पहले ये कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 1862 में की गई थी, इन तीनों ही प्रेसिडेंसियों में, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। और अगर दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। आज हमारे देश में पूरे 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से कुछ राज्यों के पास अपने उच्च न्यायालय हैं, और कुछ में, जैसे बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो उनका जो है संयुक्त रूप से चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय है। तो इन दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है। 4 पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं, तो इनका, इन चारों का संयुक्त जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी में स्थित है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो चारों का एक ही उच्च न्यायालय है। तो इसीलिए 25 राज्य हमारे ज़्यादा हैं, लेकिन उच्च न्यायालयों की संख्या कम है ना। और अभी जो तेलंगाना हमने देखा था, उसमें अपना अलग उच्च न्यायालय हैदराबाद में बनाया, और जो अलग हुआ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने अपनी जो न्यायिक राजधानी बनाई अमरावती को, तो वहाँ पे उसने अपना उच्च न्यायालय स्थापित किया। कब किया? 1 जनवरी 2019 को। और सभी लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इनकी कुछ खंडपीठ भी हैं, जो उच्च न्यायालयों की खंडपीठ भी कुछ जगह पे स्थित हैं। तो हमारे यहाँ जो न्याय प्रणाली की बात करें तो ये एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था यानी कि ये तीनों ही स्तर आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो उच्च न्यायालय को मानना पड़ेगा, और जो उच्च न्यायालय का आदेश है वो जनपद न्यायालय को मानना पड़ेगा, जिला न्यायालय को मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये लिंक्ड है। और अगर किसी व्यक्ति को अपील करनी है तो वो इधर से, अगर केस उसका जनपद न्यायालय में है तो उच्च न्यायालय में उसके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इसी तरह ये तीनों ही इंटरलिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, एकीकृत व्यवस्था है। CRT में इसको समझने के लिए उदाहरण दे रखा है कि एक सुधा नाम की महिला है जिसको उसके ससुराल वालों ने जला दिया था, तो उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें सुधा ने मरने से पहले जब उसको पड़ोसी लोग
बचाने आया था, तो उसने बताया था कि उसकी सास और पति ने उसको, सास ने मिट्टी का तेल डाला और पति ने उसकी आग लगा दी। तो जिसके उसमें जो उसका केस होता है, इस केस में पहले जो उच्च न्यायालय का फैसला आया था उसमें वहाँ पे उसको तीनों, जो उसके जेठ था और जिसका पति था, उसकी सास, तीनों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई थी उच्च न्यायालय ने। तो उन लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, अपील कर दी। तो फिर वहाँ पे जो फैसला हुआ उसमें ये हुआ कि वो सभी लोग लगा कि उन्होंने एक उसको दुर्घटना साबित कर दिया कि किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई है, हत्या नहीं है, तो बाइज्जत बरी हो गए। फिर जो महिला संगठन थे, आपने देखा था 80-90 के दशक में जो महिलाओं के खिलाफ होने वाली जो घटनाएं हैं वो बहुत तेज़ हो गई थी, तो उस समय महिला संगठनों ने भी लड़ाई लड़ी थी, तब जाके वो घरेलू हिंसा अधिनियम वाला कानून बना था। तो ये 90 के दशक की बात है, ये उसी टाइम की घटना है। तो फिर महिला संगठनों ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, पुनर्विचार याचिका, जिस पे फिर से उस पर जाँच हुई और उसमें पाया गया कि उसका पति और जो सास थी उनको दोषी पाया गया, उनको उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में उसका जो जेठ था उसको छोड़ दिया गया। तो अब हम बात करें अगर विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं, तो विभिन्न शाखाओं की बात करें तो इसमें कानून पहले हमने देखा था कि जो पहले का कानून था वो फौजदारी कानून ही था, है ना। तो उसमें जो दहेज हत्या जैसी समस्याएं, टाइप की जो समस्याएं थी फौजदारी वाली थी, जिसमें किसी को मर्डर वगैरह कर दिया जाता है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें 2 टाइप के कानून हैं। बाकी मामले जो हिंसा से नहीं होते संबंधित, वो दीवानी मामले होते। हम देखेंगे कि फौजदारी कानून और दीवानी कानून में क्या डिफरेंस है। तो फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना या उसकी हत्या, ये सब फौजदारी कानून के अंतर्गत आएंगे। और जो दीवानी कानून है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से है। उदाहरण के लिए ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद, ये सारे दीवानी मामले हैं। और इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR, प्राथमिकी जिसको कहते हैं, दर्ज कराई जाती है। इसके अलावा पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। और दीवानी कानून में क्या होता है, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। और फौजदारी कानून में अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है और उस पर जुर्माना भी किया जाता है। और दीवानी कानून में क्या होता है, अगर राहत की व्यवस्था, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करें और बकाया किराया चुकाएं। तो ये दीवानी और फौजदारी कानून के मध्य अंतर था। अब बात करें, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? अगर इसकी बात करें तो हमें पता है कि हमारे यहाँ जो कानून है वो सभी के लिए समान है, लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता का तंत्र है, तो सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था है। सभी व्यक्ति जिसके साथ कोई अन्याय होता है, कोई अपराध का शिकार होता है व्यक्ति, तो वो अदालत की शरण में जा सकता है। तो ये तो बात थी सिद्धांत की। जो सिद्धांत ये कहता है कि हाँ, हर व्यक्ति जा सकता है और सबके लिए समान कानून की व्यवस्था है, सबके लिए समान न्याय की व्यवस्था है। लेकिन व्यवहार में चीज़ें कुछ अलग ही देखने को मिलती हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, है ना, जो पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, पहुंच वाले व्यक्ति होते हैं, वो सारे लोग कानून को अपनी तरीके से अपने हित में इस्तेमाल कर लेते हैं। और सामान्य तौर पे जो गरीब व्यक्ति है, जो अशिक्षित है, वो अदालत नहीं जाता है, वो ये नहीं जाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि जो इसकी प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, टाइम टेकिंग है और इसमें धन भी बहुत लगता है। तो गरीब व्यक्ति जो कि अपना दिन में मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता है, वो कहेगा कि फिर अगर अदालत के चक्कर लगाएगा तो उसको कहेगा पैसे की बर्बादी होगी, है ना। अपना काम भी छोड़ना पड़ेगा उसको, पैसा अलग से खर्च करना पड़ेगा। जिस दिन का काम छोड़ेगा
उस दिन तो कमाएगा नहीं, जो पहले से कमाया होगा वो भी खर्च कर देगा, तो अपने बच्चों का क्या क्या खिलाएगा। तो ये इस टाइप का जो भेदभाव है, ये जो अंतर है, ये देखने को मिल जाता है। और आपने देखा होगा जो पैसे वाले पावर वाले लोग हैं वो उनकी पहुंच भी होती है और उनके पास पैसा भी होता है, तो वो आराम से सारी चीज़ें कर लेते हैं और फैसले उन्हीं के फेवर में होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। जो न्यायपालिका ने PIL जनहित याचिका, ऐसे ही गरीब व्यक्तियों के लिए जनहित याचिका का प्रावधान किया कि कोई भी व्यक्ति जो कहीं भी देखता है किसी व्यक्ति के साथ अहित उसके साथ अन्याय हो रहा है, कोई व्यक्ति तंग है, तो किसी की तरफ से भी कोई जनहित याचिका दायर कर सकता है। कोई जैसे संगठन है, इतने सारे NGOs हैं, वो लोग भी किसी व्यक्ति के लिए जनहित याचिका डाल सकते हैं। इसको वो टेलीग्राम के माध्यम से भी भेज सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसमें भी न्याय मिल जाता है। जो हमारी मिड डे मील स्कीम है वो इन्हीं जनहित याचिका का ही परिणाम है। उसी के द्वारा जब किसी ने जनहित याचिका डाली तो उसी का जो रिजल्ट आया, उसी का जो फैसला आया, उसी के तहत ऐसी स्कीम बनाई गई कि जो जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 हमें देता है, उसमें भूख को मिटाने का भी अधिकार आता है। क्योंकि अगर भोजन के अभाव में किसी की मृत्यु हो जाए तो भी तो उसका आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो उस स्थिति में भी कोई ना मरे, और बच्चों की शिक्षा का अधिकार भी है तो वो पढ़ भी सकें, और गरीबी का उनका जो पेट भी मतलब वो भूखे भी ना रहें, इसलिए मिड डे मील व्यवस्था करी गई। और इसी टाइप के बहुत सारे केसेस में जनहित याचिका लोगों ने दायर करी है और उन्होंने प्रभावी रूप से काम भी किया है। यहाँ पे ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए हुए, इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा। तो ये न्यायिक समीक्षा की बात, मतलब आर्टिकल 21 की व्याख्या की गई कि इसमें जो ये है आजीविका का अधिकार भी इसी में शामिल है। आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से भी जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो वो भी जीने के अधिकार में आ जाता है। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की ज़रूरत नहीं। प्रस्तुत मामले में अनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर के छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने का कोई भी जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह को आसपास किसी पटरी या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाता है तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाता है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे, इस प्रकार जीवन से भी हाथ धो बैठेंगे। तो यहाँ पे जो पटरी के दुकानदार हैं, हमने देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि उन लोगों को जो क्योंकि जो सड़क के किनारे रहते हैं वो लोग, तो यातायात में दिक्कत आती है ना। फुटपाथ पे शॉप लगाते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक ही पक्ष पे तो विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो उनकी आजीविका का साधन है और वही उनका आश्रय स्थल भी है, यानी कि वहाँ पे वो घर भी बना के रह रहे हैं सड़क के किनारे ही। तो इस तरीके से अगर अचानक से उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा तो वो उनके जीवन का जो आर्टिकल 21 है उसका उल्लंघन हो जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ पे कहा गया था कि जो नगर पालिकाएँ हैं, जो नगर पालिका की खाली पड़ी ज़मीन है, उस पे उनको दुकान लगाने का
सुविधा दें और उनको अचानक से वहाँ से हटाएं नहीं, पहले दूसरा स्थान दे दें, उसके बाद उनको वहाँ से हटाएं। तो यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, चित्र 1, 2, 3। ये उसका है। वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अकाल पैदा हो गया था। तो वो अकाल की स्थिति दिखाई चित्र 1 में। उसके बाद दिखाया है चित्र 2 में सरकारी जो गोदाम है वो अनाजों से भरे पड़े हैं। वो चित्र 3 में इस स्थिति को देखकर पुलिस यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज UPCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उनके पास संसाधन है, क्योंकि जो अनाज था वो क्या था, गोदाम में अनाज भरे हुए थे और उसको चूहे खा रहे थे। देखो गोदाम भरे हुए थे और यहाँ पे राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ था। तो फिर लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। तो यहीं से मिड डे मील की शुरुआत हुई है ना। ये एक जनहित याचिका का ही नतीजा था, हमने पहले भी देखा था। यहाँ पे आपके NCERT में कुछ आंकड़े दे रखे हैं। 1 नवंबर 2019 की स्थिति है ये कि भारत में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी। तो उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत पद 34 है और कार्यरत भी 34 ही थे। उच्च न्यायालय में 1079 स्वीकृत पद हैं, लेकिन उसमें जो न्यायाधीश हैं वो 655 ही हैं। खाली हैं 424 पद खाली हैं। और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 22,644 पद हैं, जिसमें से मात्र 17,509 ही कार्यरत हैं और बाकी 5,135 जो सीटें हैं वो खाली हैं। तो ऐसी स्थिति, यही कारण होता है कि न्यायालयों के ऊपर दबाव बहुत है। मतलब जो अदालतें हैं वो कम हैं और मामले ज़्यादा हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसी वजह से लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है। और ये हमने देखा कि जो गरीबी है वो सभी व्यक्तियों को न्याय नहीं दिला पाती है। लेकिन इसका एक तथ्य ये भी है कि जो जनहित याचिकाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हमारी अदालतों ने सुनाए हैं और जिससे परिवर्तन आए हैं। ऐसे में यही कहा जाता है कि इंसाफ में देरी इंसाफ का कत्ल है। यानी कि जो इतना लेट हो जाता है, जो तारीख पे तारीख मिलती रहती है और इंसाफ मिलने में इतना लेट हो जाता है कि व्यक्ति तो उसका उम्मीद ही छोड़ देता है। मतलब कोई जख्म जब ताज़ा होता है उस टाइम अगर कोई इंसाफ हो तो व्यक्ति को थोड़े संतोष मिलता है। लेकिन जब वो चीज़ें समय के साथ सारे घाव भरने भी लगते हैं, है ना, ज़्यादा संगीन मामला ना हो तो कुछ घाव हैं समय के साथ भर जाते हैं, लोग चीज़ें भूलने लगते हैं और तब इंसाफ मिलता है तो उसकी वो मायने नहीं रह जाते। इसीलिए कहा गया है कि इंसाफ में देरी इंसाफ का कत्ल है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और उसने उसको निभाया भी है। न्यायपालिका ने ही जो कार्यपालिका विधायिका के कार्यों पे अंकुश लगाने का काम किया है। ये स्वतंत्र न्यायपालिका की जो नींव रखी हमारे संविधान में रखी गई, इसकी व्यवस्था की गई, ये लोकतंत्र का जो बुनियादी तत्व है ना, लोकतंत्र की आधारशिला है हमारी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये बहुत ज़रूरी भी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। तो ये था हमारा चैप्टर न्यायपालिका। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।